एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में इतना 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 बहुत अच्छा कुछ कर सकें। तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कवर किया और आपको मैंने बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में पढ़ाया। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ वायरल डिजीजेस के बारे में। पर पीछे लगे हुए स्लाइडर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेईई, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, तो आपके पास एक वेल क्वालिफाइड टीम है, वो मैग्नेट ब्रेन्स में आपको पढ़ाएगी ताकि आप अपने भविष्य में बहुत अच्छा कुछ कर सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। कभी भी इन पर डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, इन पर भरोसा रखिए। दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड फैकल्टीज हैं यहाँ पर, और आप इनके साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। आप इन पर पूरा बोझ दे दीजिए, ये आपको पार लगा देंगे, और उनमें से एक मैं भी हूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वायरल डिजीजेस विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरियल डिजीजेस को कंप्लीट किया। वायरल डिजीजेस जो है इसमें आपको एनसीईआरटी में सिर्फ एक दी है, कॉमन कोल्ड, पर ऐसे हम थोड़ी छोड़ सकते हैं क्योंकि वायरल डिजीजेस में स्मॉल पॉक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, मम्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज है, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में कहीं एक वर्ड भी होगा ना पोलियो का, कहीं एक वर्ड भी होगा ना मम्स का, तो ये याद रखना कि इससे सवाल पूछा जा सकता है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि सवाल आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि वायरल डिजीज में सिर्फ कॉमन कोल्ड है तो मैम सिर्फ कॉमन कोल्ड पढ़ा दे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्योंकि अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर एनसीईआरटी के किसी भी कोने में ये शब्द लिखा है तो इससे सवाल पूछा जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूं। एनसीईआरटी इज ए वेरी चालाक बुक। आपने देखा है टर्म 1 में कि उसमें अगर एक शब्द भी लिखा होगा तो उससे सवाल आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये पोलियो कहीं लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, तो आपको उस डिजीज के बारे में अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये था। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी डिजीज वायरस से कॉज होती है उन्हें हम वायरल डिजीजेस कहते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में पहली डिजीज जो दी है वो है कॉमन कोल्ड। ओके, कॉमन कोल्ड जो है ये सबको होता है यार। ठीक है, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और हमेशा याद रखिए कोल्ड, कफ, फीवर जो है आपका नाक से रिलेटेड जो है आपके प्रॉब्लम है, ये राइनाइटिस इसको हम कहते हैं। आपका नेजल पैसेज में इन्फ्लामेशन ये कर देता है। लुक एट दिस मैन, आपका पूरा आंखों से नीचे इसका नेजल पैसेज में पूरा स्वेलिंग दिखाई दे रहा है। राइनाइटिस जो है इसको ये कॉज करता है, नेजल पैसेज में स्वेलिंग कॉज करता है। कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो है वो राइनोविरिडी फैमिली या राइनो वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, अब ये कैसे फैलेगा? ऑब्वियसली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट और कल एरोसोल में मैंने आपको अंतर बताया था। एरोसोल वो होते हैं जो लाइट होते हैं, ड्रॉपलेट वो होते हैं जो भारी होते हैं। जो जमीन में सेटल हो जाए वो ड्रॉपलेट है, जो हवा में उड़ता रहे वो एरोसोल है। तो इन्फेक्शन आपको दोनों से हो सकता है, पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स जो इन्फेक्शंस के होते हैं वो ज्यादा होते हैं और वही आपको ज्यादातर इन्फेक्ट करते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी ने छींक दिया तो एरोसोल में वो पार्टिकल तो है ही, पर वो आप कहां आ गया है? आपके रुमाल में आ गया है, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन का रुमाल आप यूज करेंगे तो आपको भी चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो है बीमारियां बड़ी ज्यादा फैलती हैं। समझ में आ रही है बात? अगर आपके देखो अगर मैं ऐसे छींक रही हूं, मतलब मैं कोई आदमी जो मेरे से 20 मीटर दूर खड़ा और मैं यहां पे होकर खड़े होकर छींक रही हूं, तो शायद एरोसोल इतने लाइट है कि वो ना पहुंच पाए। पर अगर ड्रॉपलेट होगा और अगर मैं उसके पास छींक रही होंगी तो ड्रॉपलेट सीधे एंटर करते हैं। ठीक है, सो इट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और जब हम इन ड्रॉपलेट्स, अब ड्रॉपलेट इतने भी भारी नहीं होते कि आग के गोले गिर रहे हैं वो, ठीक है, पर थोड़े भारी होते हैं एरोसोल से। ठीक है, अब जब भी हम इनहेलेशन करते हैं इन ड्रॉपलेट्स का तो आपके अंदर इन्फेक्शन की एंट्री हो चुकी है और करीब 5 से 7 दिन के इंक्यूबेशन, 5 से 7 नहीं 3 से 4 दिन के इंक्यूबेशन में आपको पहला सिम्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो कफ होगा, स्नीजिंग होगी, फीवर होगा, हेडेक होगा। सीधी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही है। इन्हें हम, सबसे पहली बीमारी है एनसीईआरटी की, इसे हम कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस कहते हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय द इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से आपको बहुत खांसी आती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा छींक आती है। ये फोमाइट बॉर्न भी हो सकते हैं। फोमाइट बॉर्न मतलब अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टाल, उसकी जो है रुमाल यूज करेंगे तो आपके अंदर भी इसके ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं। ठीक
ठीक है। अब क्योंकि ये राइनो वायरस है तो डेफिनेटली ये नेजल पैसेज में इन्फ्लामेशन करेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको पेन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा सांस जब जा रही तो आपको हल्का हल्का दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो गया। लुक एट दिस मैन, यहाँ पे आपको पूरा रेड रेड इन्फ्लामेट जो है, आंख लाल दिखाई दे रही है, ठीक है। पूरा जो आपका ब्लड वेसल्स हैं वो सारे जो है हाईली सर्कुलेटेड है, वहां बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हुआ है, तो यहाँ पे आपको दर्द होता रहेगा पूरे फेस में, ठीक है। लुक एट दिस, पूरा कंजक्टाइवा लाल है आपका, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, पूरे में इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। गले में दर्द है क्योंकि आपको पता है कि फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे जहां से फूड पाइप और विंड पाइप दोनों निकलती है, तो वहां तक इन्फेक्शन पहुंचेगा तो आपको गला बहुत दर्द होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि यूस्टेकियन ट्यूब होती है, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो गो एंड टेक द लेक्चर ऑफ द ईयर, वहां से आपको पता चलेगा कि यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो बैलेंस करती है ईयर को, और जितनी भी एक्स्ट्रा हवा होती है वो मुंह के थ्रू बाहर करती है, तो इन्फेक्शन जो है मतलब कुल मिला के आपका आंख और आपके कान और आपका गला, ठीक है, ईएनटी होते हैं ना, ईयर नोज ट्रंक के स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो ये सब कुछ कनेक्टेड होते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब का तो डायरेक्ट कनेक्शन है आपके ईयर से, तो जो भी एक्स्ट्रा एयर होती है वो यूस्टेकियन ट्यूब से बाहर की जाती है, ठीक है। तो आपके कान में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके कान में इन्फ्लेमेशन होगा, आपको दर्द होगा कान में, ठीक है, आपका जो है आपके माउथ में दर्द होगा, आपके हेडेक होगा, आपके पूरे चेहरे में दर्द होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया है ड्यू टू द वायरल अटैक। और मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल बैक्टीरियल कोल्ड से, ठीक है, हम लोगों ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ा जो है लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरियल कोल्ड होते हैं वो इतने ज्यादा मतलब वो नहीं होते, इतने पेनफुल नहीं होते, पर जो वायरल कोल्ड होते हैं ना, दे आर मच मोर पेनफुल देन द बैक्टीरियल कोल्ड, ठीक है। सो राइनोवायरस इन्फेक्ट्स द नोज रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको लंग्स में, छाती वाती में दर्द नहीं होगा, आपको सिर्फ कहाँ दर्द होगा, गले तक एरिया में आपको काफी पेन फील होगा, ठीक है। नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज होगा, मतलब आपको नाक बंद लगेगी और छींकोगे तो नाक से बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, ठीक है। हमेशा आपको गले में एक सोर थ्रोट होगा, मतलब गले में दर्द बना रहेगा। आप जब खांसोगे तो एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वी आर रिमूविंग एक्स्ट्रा एयर फ्रॉम द बॉडी एंड द पैसेज इज ब्लॉक, सो दैट द एक्स्ट्रा एयर आसानी से बाहर नहीं आ पा रही है, तो आपको ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है, तो एक अजीब सी आवाज आएगी, खांसी आएगी, ठीक है, आपको झुंझलाहट होगी, हेडेक होगा, थकान होगी, और 3 से 7 दिनों में, मतलब मैं आपको बताऊं कि वैसे भी कोल्ड 3 से 7 दिनों में सही हो जाता है। तो लोग ये कहते हैं ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, कोई असर नहीं होता। जब तक वायरस अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर लेगा तब तक ये कोल्ड सही नहीं होता। एंटीबायोटिक ले लोगे तो 3 से 4 दिन में सही हो जाएगा, पर अगर नहीं भी लोगे तो 7 दिन में वायरस अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है और 7 दिन में ये खत्म हो जाता है आपके शरीर से, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, ठीक है। Okay, so this is the common cold which is caused by the rhinovirus, ठीक है, डन हो गई इतनी बात। नाउ अब हम लोग बात करते हैं फ्लू की, विच इज अ टाइप ऑफ कोल्ड। फ्लू क्या है? जो कोविड हो गया, इतने सारे सब जो आ रहे हैं वायरस, ये सब फ्लू ही तो हैं। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू और कोविड फ्लू, ये सब फ्लू ही तो हैं, ठीक है। और ये किस फैमिली के हैं? ये हैं इन्फ्लुएंजा फैमिली के। कॉमनली हम लोग इनको फ्लू कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो कि फ्लू कॉज करता है और ये हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। किसी भी आपने देखा है, आपने कोविड के पीरियड को पार किया है और आप ये समझ गए हैं कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, लोग सब्जी नहीं खरीद रहे थे बाज़ारों से, लोग डबल मास्क का यूज़ कर रहे हैं, 3 मास्क का यूज़ कर रहे हैं, किराने की दुकानों पे नहीं जा रहे हैं, किसी कोई हल्का सा भी खांस दे तो उससे दूर हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कंटेजियस, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन बहुत आसानी से फैल जाते हैं, किसी भी प्रकार का फ्लू। यहाँ तो हम एक इन्फ्लुएंजा के बारे में बात कर रहे हैं, पर इट इज़ अ फ्लू, और जितने भी प्रकार के फ्लू हैं वो बहुत ही आसानी से फैल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली के वायरस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मिक्सोविरिडी फैमिली का है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी। सो बहुत सारे टाइप के इन्फ्लुएंजाज होते हैं, ठीक है। मैं तो मतलब मैंने किसी स्पेसिफिक फ्लू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे टाइप के इन्फ्लुएंजा हैं, बहुत सारे टाइप के वायरस है। इसमें से कोविड जैसे कोरोनाविरिडी फैमिली का कोरोना वायरस है कि नहीं, ठीक है। अब अगर आपको फ्लू हो गया है तो क्या होगा? आपने लोगों को क्या कह देगा?
देखा, बताओ मुझे। जब हमको कोविड हुआ तो समझ में आया कि फीवर आता है, ठीक है, फिर क्या होता है बताओ, फिर बॉडी में दर्द होता है, फिर क्या होता है, हेडेक होता रहता है, टेस्ट नहीं आता है, सेंसेशन टेस्ट का चला जाता है, और क्या होता है बोलो, खांसी आती है, गले में दर्द होता है, थकान लगती है, नाक बहती है, वॉमिटिंग सा सेंसेशन होता है। तो जितने भी आपने कोरोना के समय लोगों के सिम्टम देखे हैं, दे ऑल आर द सिम्टम ऑफ फ्लू, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फ्लू। फ्लू का मतलब ये होता है जो हवा से फैल जाए, दिस इज कॉल्ड एज फ्लू। और एनी टाइप ऑफ वायरल इंफेक्शंस जो हवा से फैल रहे हैं, कॉमनली, सारे को तो नहीं पर हम कॉमनली उन्हें फ्लू कहते हैं, ठीक है। इसमें फीवर एंड पेन होगा, नोज आपकी, भैया देखो ये गला, कोई भी अगर हम फ्लू की बात कर रहे हैं या किसी भी हम वायरल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं जो सर्दी खांसी से रिलेटेड है बेटा, तो नाक और गला तो इफेक्ट होना ही है। तो इसलिए इतना लोग डर गए हैं कि गला हल्का सा भी दर्द होता है, देख काढ़ा, देख गर्म पानी, ये पीने लगते हैं, क्योंकि गर्म पानी से लोगों को ये बिलीव है कि शायद जो गले पे आपका वायरस है वो वहां से फ्लश आउट हो सके, और ये बात सही भी है, ठीक है। सो गला जो है आपका दर्द होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, गले में सोर थ्रोट 2 बार लिखा हुआ है, पूरे बॉडी में आपको एक अजीब सा दर्द होगा, क्योंकि वायरस जैसे जैसे रेप्लिकेट होगा आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज जो डिफेंस सिस्टम है वो लड़ने के लिए उससे रेडी हो रहा है। वंस द डिफेंस सिस्टम गेट रेडी, द नंबर ऑफ WBC गेट इंक्रीजेस और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे आपको ये इंडिकेशन मिल गया कि आप बीमार हो चुके हैं। यू नीड टू टेक द प्रिकॉशन, घर पे रहिए, दूसरों को मत फैलाइए, एंटीबायोटिक्स लीजिए और नेबुलाइजर लीजिए, वेपर लीजिए, काढ़ा पीजिए, कुछ भी करिए, बॉडी को गर्म रखिए ताकि वायरस रेप्लिकेशन ज्यादा ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा वायरस रेप्लिकेट करेगा आपकी बॉडी उतना ज्यादा फीवर शो करेगी, बिकॉज फीवर इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो ये बताती है कि अंदर वायरस घुस गया है और मैं टेम्परेचर इंक्रीज करके लड़ाई कर रही हूं, ठीक है। सो डिफेंस मैकेनिज्म होता है फीवर, ठीक है। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस एंड ईयर इन्फेक्शन में भी डेवलप, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नाक में और गले में कोई इन्फेक्शन बैठा हुआ है तो वो अंदर लंग्स में भी जा सकता है और आपके कानों में भी जा सकता है, आपकी आंख में भी जा सकता है। तो पैसेज बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, कोविड के बाद लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुए, वो वायरस लेटेंट पीरियड पे था, सोया हुआ था, और उसको जैसे जैसे समय मिलता गया वो रेप्लिकेट करता गया। तो मैं आपको बता रही हूं कि जो वायरस होता है उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आपको लगता है कि वो आपकी बॉडी से चला गया है, पर बहुत समय तक वो आपकी बॉडी से जाता नहीं है, और जैसे उसको मौका मिलता है तुरंत चौका मारता है। इसलिए जो लोग भी मेरा लेक्चर आज देख रहे हैं, अगर वो कोविड पेशेंट थे तो उनको आज भी अपनी रिकवरी की चिंता करनी चाहिए, उनको आज भी एक बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस ना हो, और वो वायरस अगर लेटेंट फेज में है भी आपकी बॉडी में तो वो वापस रीअपीयर ना हो। और जो लोग ये कहते हैं कि दोबारा नहीं हो सकता, अरे हो सकता है। समझ में आ गई बात? चलिए, और ये वैक्सीन का असर तो है, पर वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोविड हो जाता है, मैं पहले ही बता दे रही हूं आपको, ठीक है। चलिए, सो वी हैव डन विद द फ्लू और इन्फ्लुएंजा, ठीक है, दिस इज इट। सो अभी तक हम लोगों ने 2 वायरल बीमारियां कितने आसानी से कंप्लीट कर ली, एंड बोथ द बीमारीज आर फ्रॉम द वायरस। वन इज द कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड में राइनो वायरस राइनाइटिस कहते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन इन द नेजल पैसेज, पर ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। पर फ्लू जो होता है वो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर सकता है। आपको फ्लू याद रखना है कोविड से, और कोविड तुमने इतना देखा है, इतना पढ़ा है कि उसके बारे में आप सब जानते हो। और एक ही प्रकार के फ्लू नहीं होते, इन्फ्लुएंजा बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया एग्जाम्पल में, पर ऐसे बहुत सारे, ठीक है। कोरोना विरिडी भी एक फ्लू फैमिली का ही वायरस था, ठीक है। चलिए शुरू करें। नेक्स्ट इज द स्मॉल पॉक्स, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड द चिकन पॉक्स, उसके बारे में आज हम लोग अब बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्मॉल पॉक्स, ओके। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में मैं आज आपको डिफरेंस बताती हूँ। जब कभी भी आपको ब्लिस्टर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब लोग उसको कहते हैं ना, माता जी आ गई, चेचक हो गया, अब 2 होते हैं, एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स, ठीक है। कैसे डिफरेंस करोगे? अगर आपके चेहरे पर और अगर आपके हाथ पर ज्यादा ब्लिस्टर्स हैं और आपके छाती वाले एरिया पे ज्यादा ब्लिस्टर नहीं है तो आपको स्मॉल पॉक्स है, और अगर आपके छाती वाले एरिया पे ज्यादा है और आपके चेहरे पे कम है तो आपको चिकन पॉक्स है। ज्यादातर हमें चिकन पॉक्स ही होता है, क्योंकि पूरा छाती वाती में भर जाता है, ओके। सो ये तो एक कॉमन डिफरेंशिएशन करने वाला क्राइटेरिया है, पर ऐसा होता है कि मतलब कान वान के अंदर भी हो जाते हैं लोगों के, और ये बहुत ही फेटल डिजीज है। समझ में आ गई बात? चलिए स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करते हैं। इसका अच्छा, दोनों में डिफरेंस है बच्चों। स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस है एंड वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स का वायरस है, ठीक है। इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। नॉर्मली आप लोग क्या पढ़ते हैं कि जो वायरस होता है वो आरएनए होता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे वायरस जो आपको इन्फेक्ट करते हैं वो डीएनए
भी हो सकते हैं, जैसे कि वेरियोला वायरस, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ठीक है। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। अगर किसी को स्मॉल पॉक्स है और उसमें आप जाकर रगड़ोगे अपनी स्किन तो आपको डेफिनेटली हो सकता है। साथ ही साथ पर्सन जो है उसका कोई भी चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कैसे कैसे वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी पहले वो क्या बनाता है, पॉस्ट्यूल्स बनाने लगेगा, वेजाइकल बनाएगा, स्कैब बनाएगा, स्कैब झड़ेंगे, ये क्या होते हैं मैं अभी आपको समझा रही हूँ, टेंशन ना लो इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं उनके पूरे बिस्तर पे पड़े रहते हैं, और अगर आप जाके ज़्यादा टच करने की कोशिश करोगे तो वो आपके अंदर जो है टच में आ जाएंगे, और अगर आपको एक बार भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है तो आप भी उससे इन्फेक्ट हो सकते हो। तो ये फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन है। वो पर्सन अगर छींक रहा है, खांस रहा है, नेजल डिस्चार्ज है, ठीक है, तो और उसका चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको ये फैल सकता है। तो वायरस प्रेजेंट इन द ओरल एंड नेजल डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट एंड इजेक्टेड बाय द कफिंग, स्नीजिंग एंड इट इज अ फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान से देखते हैं। इसमें आपको रैशेस होने लगते हैं। रैशेस मतलब आप देखो यहाँ पे ब्लिस्टर्स के चारों तरफ आपको रेड रेड जोन्स दिखाई दे रहे होंगे, इट इज अ रैशेस, ठीक है। अब रैशेस जो होते हैं वो आपको जब अंदर घुसता है उसके तीसरे दिन से होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको जब रैश होगे तो आपको हाई फीवर आएगा, आपको ठंड लगेगी, आपको बॉडी पेन होगा, आपको हेडेक होगा। मुझे तो ऐसा लगता है हर बीमारी में हेडेक तो होता ही है। और रैश जो होता है मैंने आपको बताया कि थर्ड डे ऑफ इलनेस, मतलब जिस दिन वायरस एंट्री लेता है उसके तीसरे दिन आपको रैशेस दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो कि इसमें काली काले दिखाई दे रहे हैं तो आपका मैं बताऊं कि इनका जो स्मॉल पॉक्स का स्टेज होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का कैसे होता है, स्टेज होता है। सबसे पहले क्या होता है, मैक्यूल बनते हैं। मैक्यूल छोटे छोटे से उभार बनाई देते हैं, फिर ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैप्यूल्स, ठीक है। ये याद नहीं करना है पर मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जब वायरस घुसेगा तो, और आपके फैमिली में अगर आपको नहीं हुआ, वैसे तो आपको दोबारा भी हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, पर आपको नहीं हुआ है तो आपको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उस पर्सन को बिल्कुल आइसोलेटेड रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पहले शुरू हल्का हल्का छोटे से रैश बनेंगे, रेड रेड जोन्स बनेंगे, इनको मैक्यूल्स कहते हैं। फिर ये थोड़े थोड़े उभार आने लगेगा, इनको आप पेप्यूल्स कहते हैं। पेप्यूल में हल्का बिल्कुल उभार हल्का हल्का बनेगा, इसमें कोई पानी आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद ये जो पेप्यूल हैं दे विल कन्वर्टेड इनटू द वेजाइकल्स। वेजाइकल में पानी जैसा दिखाई देगा, मतलब पानी जैसे अगर आप इसको देख रहे होंगे तो इसमें आपको ये पानी जो है पानी जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट होने लग गया है, अब ये पुस्ट्यूल्स में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। तो वेजाइकल में क्या होता है कि हल्का हल्का पानी भरना उसमें शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब वो पानी बहुत ही ओपेक हो जाता है, बिल्कुल मिल्की टाइप का हो जाता है, जैसे दिस इज द पोस्ट्यूल्स, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि पस भरा हुआ है, ठीक है। और यही तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि सबसे पहले बनते हैं पेप्यूल्स। पेप्यूल्स के क्या बनते हैं, वेजाइकल। पेप्यूल बड़ा हुआ, पानी भरा, वेजाइकल, पानी डार्क हो गया, इट इज पोस्ट्यूल्स, और फिर ये पानी धीरे धीरे सूखने लगता है एंड दे विल कन्वर्टेड इनटू द स्कैब, ठीक है। क्या करते हैं, स्कैब, ओके। और स्कैब मतलब सूख गया और वो झड़ने लगता है। अब एक चीज आपको समझा देती हूँ। अगर आपने देखा होगा कि जब ये होता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो ये बड़ी ही खुजली करता है। कॉमनली इस चिकन पॉक्स ये बहुत ही खुजली करता है, तो जो पेशेंट होता है वो खुजलाता है, और जितना ज़्यादा वो खुजलाएगा और जितना ज़्यादा वो पानी उसके शरीर के अलग अलग भागों में टच होगा, वो ज़्यादा पेप्यूल्स और ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अच्छा, ये जो पानी होता है इसके अंदर वायरस भरा होता है, जैसे जैसे ये बर्स्ट होगा और जहाँ जहाँ भी टच होगा वायरस वहाँ पे फैल जाएगा। क्लियर है बच्चों इतनी बात आपको, ठीक है। और जब जाते हैं तो ये निशान छोड़कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ कहीं पर मेरे भी सर में एक निशान है, ठीक है, बट इट इज अ चिकन पॉक्स, ओके। तो ये छोटे होते हैं, चिकन पॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, ओके, और ये निशान छोड़ के जाते हैं, और ज़्यादातर ये जो है आपको चेहरे पर और जो है ट्रंक पर, यहाँ पे हाथ पर दिखाई देते हैं, जबकि चिकन पॉक्स आपको ट्रंक पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो इन जो निशान छोड़ के जाते हैं उनको हम पॉक मार्क्स कहते हैं। हालांकि इनसे सवाल नहीं आएगा, पर मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैक्यूल के बाद पेप्यूल के बाद वेजाइकल के बाद पिस्ट्यूल के बाद स्कैब, ठीक है। ये इनका सीक्वेंस है, कैसे डेवलप होकर झड़ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, प्रिवेंशन, इसके लिए स्मॉल पॉक्स में जो है, स्मॉल पॉक्स के लिए हम लोगों ने वैक्सीन बनाई है, जो कि बड़ी ही फेमस वैक्सीन है, जो कि एडवर्ड जेनर ने बनाई है। और इनको आपको बताया था मैंने कि इनको उस ग्वाले से अकल आई कि पूरा शहर जो है वो मर रहा है एक वायरस से, पर जो ग्वाला है, जो आपका दूध लगा रहा है, उसको वो वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ। बाद में उनको वैक्सीन का अकल आई और उन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई। सो एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई। नाउ अब आपको जो सबसे ज्यादा कॉमन जो है, ट्रंक देखो कैसे भरा हुआ है,
इस समय जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो होता है चिकन पॉक्स। लोग ऐसा कहते हैं कि चिकन पॉक्स जो है दोबारा नहीं होता। मैं तो खुद ही एग्जाम्पल हूँ, एंड आई वाज डिस्कसिंग विद माय कलीग्स कि चिकन पॉक्स दोबारा हो जाता है, ठीक है। अभी उसको हिस्ट्री बताती हूँ आपको। लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार हो गया तो नहीं होता, पर मैं तो खुद भुक्त भोगी हूँ, तो अभी आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। चलिए, इसका पैथोजन उसका वेरियोला वायरस है। इसका वायरस है बच्चों जी वेरिसेला जोस्टर। आई बात समझ में? सो इसका पैथोजन क्या है बच्चों जी? वेरिसेला जोस्टर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ठीक है। अभी मैं आपको माइंड मैप पूरा बनवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। लास्ट में जब हम लास्ट डिजीज पढ़ेंगे तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको हर वायरल डिजीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपने अभी क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड हम लोगों ने देखा, इट इज आरएनए वायरस, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, इट इज ऑल्सो आरएनए वायरस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स देखा, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। और उसके बाद जो है चिकन पॉक्स देखा, इट इज ऑल्सो द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेम इन्फेक्शन जैसे कि वहां स्मॉल पॉक्स फैलता है वैसे चिकन पॉक्स भी फैलता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स थोड़ा छोटा होता है, चिकन पॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, देखने में बड़ा होता है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, पैथोजेनिक एजेंट है, वो मत भूल जाना। अगर वो भूल गए तो सब बेड़ा गर्द कर दिया, ठीक है। फिर से एक बार, राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस से फ्लू, ठीक है, वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स और वेरिसेला जोस्टर वायरस से आपका चिकन पॉक्स होता है। बेटा जी मेरे लल्लो, देखो ध्यान से मेरी लल्लियो, ये मैंने पॉइंट्स में बना रखा है, पॉइंट्स बना रखा है। एक टेबल बनाना, ठीक है, टेबल में बनाना कि पैथोजन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। वैक्सीन है तो फिर प्रिवेंशन लिख देना। सो मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं यहाँ पे टेबल नहीं बनाऊंगी, ये खुद की आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपको खुद इन वायरस का एक अलग टेबल बना के अपने सामने चिपका लो, अपनी नजर रखे। एक बैक्टीरिया का टेबल बना लो और सामने चिपका लो, एक प्रोटोजोआ का बना लो और एक हेलमिंथेसिस का बना लो। मैं हर डिजीज आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपके कमरों में चिपका हुआ होगा और सब लोग मुझे फोटो भेजेंगे, ठीक है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो पता है कि मैं इंस्टाग्राम में भेजो, आप फेसबुक में भेजो। अब नंबर मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि पॉलिसी नहीं है हमारी, तो आप मेरे को भेजो और मुझे बताओ कि आपने क्या किया है, आपने अपने रूम का वो काया पलट किया कि नहीं। नहीं तो ये ऐसे नहीं याद हो रही है यार, कम से कम इसके लिए कम से कम 10-10, 20-20 बार प्रैक्टिस करो, एग्जाम आने वाला है तुम्हारा, ओके। सो वेरिसेला जोस्टर इज द वायरस ऑफ द चिकन पॉक्स, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्मॉल पॉक्स का था वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन चिकन पॉक्स का भी है, राइट। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्मॉल पॉक्स का था वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका चिकन पॉक्स का भी है, ठीक है। कैसे? किसी का कपड़ा यूज करोगे इन्फेक्शन वाले का, उसको टच करोगे जाकर, वो खांसेगा तो उसके मुंह पे मुंह घुसा के बैठे रहोगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन भी है और फॉर्माइट बॉर्न भी है, उसका चीजें सामान इस्तेमाल करोगे तो भी आपको फैल सकता है। तो जिनको भी ये हो प्लीज उनसे दूर रहिए, ओके। और अगर आपको हो गया है तब तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर आपको नहीं हुआ है तो बिल्कुल दूर रहिए, नहीं तो आपको डेफिनेटली फैल सकता है। सिम्टम क्या होगा? ऑब्वियसली कोई वायरस अंदर घुसा हुआ है, वो रेप्लिकेट कर रहा है, बॉडी उसे पहचान रही है, उसे लड़ रही है, उसको भगाने की कोशिश कर रही है, तो उस पर्सन को बुखार तो आएगा ही। बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए इन्फ्लामेशन कर रही है तो रैशेस होंगे, ठीक है। फिर वही कहानी कि पहले पेपियोल बनेगा, फिर वेजाइकल बनेगा, फिर पुस्ट्यूल बनेगा और फिर एक डार्क ब्राउन कलर का स्कैब बनेगा और वो स्कैब झड़ जाएगा। सेम टू सेम चीज, पर स्मॉल पॉक्स में आपको मिलते हैं रैशेस, ठीक है, निशान। चिकन पॉक्स में आपको निशान नहीं मिलते, ठीक है, निशान नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, कभी कभी ये भी निशान छोड़ देते, पर जनरली ये निशान नहीं छोड़ते। उनके निशान को हम क्या कह रहे थे? उनके निशान को हम कहते हैं पॉक मार्क्स, ठीक है। चलो, प्रिवेंशन वैक्सीनेशन जो है इसके लिए चिकन पॉक्स के लिए भी अवेलेबल है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि उनको चिकन पॉक्स कभी भी नहीं हो सकता, दोबारा नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये वायरस मुझे खुद दोबारा अटैक कर चुका है। चिकन पॉक्स जो है वो आपके लेटेंट डॉर्मेंट स्टेज पे पड़ा रहता है, ठीक है। वो बोलता है हाँ ठीक है बताते हैं इसको, हम लोग बैठे रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो है इम्यून सिस्टम जो है ये पहचान ही नहीं पाता, ये डॉर्मेंट स्टेज पे बैठे रहते हैं। जैसे इम्यून सिस्टम में थोड़ा भी मॉड्यूलेशन होता है ये तुरंत अटैक कर देता है। जैसे कि उस समय, जिस समय मुझे हुआ, इसी साल के आसपास हुआ है, ठीक है। तो जब मुझे हुआ तो उस समय मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर था, थोड़ा मैं सिक थी, और मैंने देखा अच्छा इसमें क्या होता है कि बॉडी का वन जो है एरिया इन्फेक्ट होता है। जब आपको ये रिटर्न होता है तो पूरी बॉडी में आपके पॉस्ट्यूल्स नहीं बनते, ये पूरे सिर्फ बॉडी के वन पार्ट पे बनते हैं। सो दिस एरिया वाज माय इन्फेक्टेड एंड आई वाज थिंकिंग कि इतना पेनफुल, जो इनके जो वो होते हैं, जो पेपियोल्स होते हैं, जो वेजाइकल्स होते हैं, दे आर सो
सो पेनफुल, ठीक है, इतना पेन होता था कि किसी पेन किलर से नहीं जाता था। बाद में समझ में आया कि ये भगवान, ये तो चिकन पॉक्स रिटर्न है। और जब भी चिकन पॉक्स रिटर्न होता है तो इसको हम कहते हैं क्या, हर्पीज जोस्टर। जैसे इसका क्या है, वेरिसेला जोस्टर है, तो जब ये रिटर्न होगा तो इसको हम हर्पीज जोस्टर कहते हैं, हर्पीज जोस्टर, ठीक है। तो अब मेरा वो जो इन्फेक्शन हुआ, वो जिसको एक बार हो चुका उसको तो नहीं फैलेगा, पर वो इन्फेक्शन जो है किसी को नहीं हुआ होगा चिकन पॉक्स, तो उसे तो डेफिनेटली फैल सकता है, ठीक है मेरे बच्चों। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो ये रिटर्न भी हो सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं होते, बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों को तो नहीं होते। क्लियर हो गई इतनी बात। तो वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके लिए कोई मेडिसिन है, तो नहीं। हर वायरस के लिए, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, मैं आपको बताऊं कि वायरस के लिए वैसे भी कोई मेडिसिन नहीं है। वायरस जब तक अपना लाइफ साइकिल नहीं पूरा करेगा वो शरीर से नहीं जाता। तुम कितनी मेडिसिन खा लो, वी एट सो, इवन आई एट सो मेनी 1000 mg की मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, ठीक है, पर मेरा मन ये जानता है, आपको भी बता दूं, कि जब तक वो अपना लाइफ साइकिल नहीं पूरा कर लेगा, हम मैक्सिमम वायरस को तो एंटीवायरल ड्रग से मार सकते हैं, पर उसमें 4-6 वायरस बच ही जाते हैं जो लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद जाते हैं। तो बेसिकली मेडिसिन से हम सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, आपके दर्द को, फीवर को, घबराहट को, चिल को कम कर सकते हैं, पर वायरस को हटा पाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये इंसिस्टमेंट कर लेते हैं, अपने ऊपर कवच बना के बैठे रहते हैं, ठीक है, और जैसे ही मौका मिलता है चौका मारते हैं और आपको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड कौन कौन सा वायरस, वी हैव कंप्लीटेड कॉमन कोल्ड, वी हैव कंप्लीटेड इन्फ्लुएंजा वायरस, वी हैव कंप्लीटेड स्मॉल पॉक्स, वी हैव कंप्लीटेड चिकन पॉक्स, राइट है, ठीक है। कम समय पर मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। चलिए आगे बात करते हैं। सोच रही हूं कि मैं बैक्टीरियल और वायरल डिजीज करा रही हूँ, तो चलो ठीक है, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आई विल प्रोवाइड यू द एमसीक्यूज, ओके। इसके बाद मैं आपसे एमसीक्यूज करवाऊंगी, बिना एमसीक्यूज के आपको एस्केप नहीं होने दूंगी। ये आपकी इम्यूनिटी नहीं है कि आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो अपने रंग रूप हमेशा बदलता रहता है ताकि आपकी इम्यून सिस्टम उसे पहचान ना पाए, ठीक है। पर मैं तुम्हें पहचानती हूँ और छोड़ूंगी नहीं, आपको इसके एमसीक्यूज तो कराऊंगी ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीजल्स या रूबियोला वायरस, इसे हम रुबेला वायरस फैमिली कहते हैं, ठीक है। मीजल्स इज वेरी कॉमन इन द छोटा बच्चा फैमिली, ओके। मीजल्स, मम्स जो है, मम्स तो खैर किसी भी एज को हो जाता है, पर मीजल्स जो होता है वो छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, इसमें भी आपको रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। पैथोजन कौन है, ये एक आरएनए वायरस है, ओके। ये जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन आरएनए वायरस है और कौन कौन डीएनए वायरस है, क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आप टेबल बनाएं अपने घर पे चिपकाने के लिए, तो ये बात याद रखना कि उसमें कौन आरएनए वायरस है, कौन डीएनए वायरस है। मेरा माथा मत फोड़ना कि मैं क्वेश्चन दूंगी, हमें समझ नहीं आ रहा है, ये गलत बता दिया, ये सही बता दिया। तो पहले लिख लेना टेबल पे, तभी आना फिर टेस्ट देना, ठीक है। चलिए पैथोजन देखते हैं, रुबेला वायरस, आरएनए वायरस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट, ठीक है। किसी के छींकने से, खांसने के पास मत जाए। और वैसे भी यार थोड़ी अक्ल लगाओ, तुम सोचो कि उसके मुंह में कितने वायरस, कितने बैक्टीरियाज होंगे, उसके मुंह पे छींक रहे हो, ठीक है। उसका जब भी छींको तो ऐसे छींको, खांसो तो ऐसे खांसो। कितने एटिकेट्स तुम्हें सिखाए हैं यार। तो कभी भी किसी के मुंह पे छींकने मत जाओ ना, दूर रहो, उससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो ये तो मतलब ये तो कॉमन एटिकेट्स होते हैं जो हर इंसान को आने चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं बेटा तो फिर लो इन्फेक्शन, लो एक और लो, मीजल्स लो, चलो आ जाओ। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, किसी के भी छींकने से, खांसने से। और आप रुमाल ले रहे, रुमाल तू ले ले, क्यों, कोई बात नहीं, तेरा पसीना आ रहा है तू ले ले, क्या पता उससे मीजल्स हो, पर छोटे बच्चों को ही ज्यादा होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, ऑब्वियसली कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और नेजल पैसेज से एंट्री ले रहा है तो फीवर उसमें कॉमन है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मीजल्स जो वायरस होता है वो एयर पैसेज को इन्फ्लामेशन कर देता है, सुझा देता है, ठीक है। और इसमें होते हैं आपको रैशेस, क्या होते हैं बच्चों जी, रैशेस। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, और किसी वायरस का स्ट्रक्चर है क्या, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं, नहीं, ठीक है, इसी का। चलिए इसको देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस ऑफ द मीजल्स फैमिली का, रूबियोला वायरस है ये। देखो क्या होता है कि अगर आप देख रहे होगे इसमें, तो हर वायरस के ऊपर अटैचमेंट के लिए कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पाइक्स। क्या कहते हैं, स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या करते हैं, किसी के नॉर्मल सेल में, ह्यूमन बॉडी के ऐसे घुस जाते हैं, ठीक है। ये किसके बने हैं, स्पाइक्स। द स्पाइक्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक कवर के अंदर है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड। और ये जो स्पाइक्स, जिस ऑब्वियसली इनका जो मेम्ब्रेन है वो ऑब्वियसली लिपिड का बना होगा, तो लिपिड बायलेयर की इनकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। बट वायरस इज अ
कनेक्टिंग लिंक, तो बाहर तो ये कैसा रहता है, इनएक्टिव, पर जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसता है तक दिना दिन धनन धनन धा धूम तना, ठीक है, बैंड बजाना शुरू करता है। चलो, तो ये समझ में आया कि वायरस के पास अटैचमेंट के लिए स्पाइक्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। वायरस में बी कवर्ड विद द genetic material of virus may be covered with the capsid. Capsid is nothing, it is made up of protein only, ठीक है, so it is a nucleocapsid, RNA and protein का बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रैश कैसे होते हैं। लुक एट दिस, मीजल्स का जो है बच्चा है, लुक एट दिस, इजंट इट्स सो पेनफुल, देखो उसको कैसे रैशेस हुए पूरे बॉडी में। इनके जो रैशेस होते हैं वो 3 दिन में होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और ये पिंकिश कलर के होते हैं, पहले ये बैक पे होते हैं और फिर पूरे बॉडी पे फैल रहे, मतलब रैश को अगर किसी बच्चे के बैक पर, इवन मैंने कहीं इमेज नहीं लगाया, चलो पर मैं बता देती हूँ, इवन किसी बच्चे के पीछे अगर आपको रैश दिख रहा है, मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, किसी बच्चे के पीछे अगर आपको रैश दिख रहा है और अगर आगे नहीं दिख रहा है तो बीमारी अभी शुरू हुई है, मेरी बात समझ रहे हो, बीमारी अभी शुरू हुई है और धीरे धीरे करके वो रैश पूरे बॉडी पे फैल जाते हैं। और लुक एट दिस, इजंट इट सो पेनफुल, ठीक है, तो ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, ज्यादातर ये 5 साल से नीचे के बच्चों का होता है। ये इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है, पूरा फेस फ्लश्ड, मतलब पूरा रेड दिखाई देगा, इनकी आंखें रेड दिखाई देंगी, कुल मिला के वायरस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया और पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है। तो फ्लश्ड का मतलब होता है पेल रेड दिखाई देना, ठीक है। तो आप देखो इस बच्चे को पूरा फेस रेड दिखाई दे रहा है, पूरे बॉडी में उसको रैशेस, दिस इज द मीजल्स वायरस, ठीक है, डन है, क्लियर। मीजल्स के लिए अब हमारे पास ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन दोनों है, तो हम लोगों को बचपन में ही लग जाता है, ठीक। चलिए अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट जो है वायरस के बारे में बताती हूँ, विच इज द मम्स, ओके। मम्स जो है वो है पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का और ये भी एक प्रकार का आरएनए वायरस है। नाउ मैंने आपको क्या समझाया था कि कुछ अटैचमेंट के लिए इनके पास कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पर भी इनके पास कुछ स्पाइक्स दिख रहे हैं जो कि अटैचमेंट के लिए हैं। स्पाइक्स को मैं आपको डिटेल में कहाँ पर पढ़ाऊंगी, HIV में, ठीक है, कि कैसे कोई भी वायरस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के सेल में चढ़ जाता है, चिपक जाता है और फिर एंट्री लेता है, वहां पर मैं आपसे बात करूंगी। तो किसी भी वायरस, पैथोजेनिक वायरस या वायरस को देखोगे तो उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन, ठीक है, ओके, और इनका काम ही होता है सेल को फाड़ना, ठीक। उसके बाद अगर आप देखो तो मैं ये देख रही हूँ कि इनके पास इनके पास कोई कैप्सिड नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। तो बहुत सारे वायरस के ऊपर कवर होता है जेनेटिक मटेरियल के बाहर, इट इज कॉल्ड एज कैप्सिड, बहुत सारे के पास नहीं होता, तो इट इज अ नॉन कैप्सिड वायरस, ठीक है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, मोड ऑफ, पहले इसको मैं बता दूं कि मम्स जो होता है इट इज कॉल्ड एज पैरोटाइटिस, राइट। नाउ व्हाट इज अ पैरोटाइटिस, लेट मी एक्सप्लेन यू। पैरोटाइटिस नाम सुनो, इसका नाम क्या है, पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस का मतलब होता है आपकी पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन योर पैरोटिड ग्लैंड यार। और अगर आपके पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन है तो इट इज द पैरोटाइटिस, ठीक है। यहाँ पे कान के आसपास होती पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। अब आपका जो वायरस है वो किसी का भी सलाइवा जो है उससे फैल सकता है, इवन किसी का जूठा पानी पिए उससे भी फैल सकता है। तो कोई मुंह में पेन डाल रहा था फिर आपने डाला तो उससे फैल सकता है, इट मे बी फोमाइट बॉर्न ऑल्सो, ठीक है। तो सलाइवा इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसी का सलाइवा किसी भी तरीके से अगर आपके बॉडी के कांटेक्ट में आया तो ये वायरस आपके शरीर में अंदर आ सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जनरली मुंह में पेन वेन नहीं डालना चाहिए, ठीक है, इट इज अ वेरी बैड हैबिट, ठीक। तो ये बड़ी ही बैड हैबिट होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पेन वेन में जो है जब भी आप ऐसा मुंह में घुसाओगे तो ये इन्फेक्शन आपके अंदर आ सकता है, पैरोटिड ग्लैंड में घुस सकता है, और जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा आपकी पैरोटिड ग्लैंड में आएगी सूजन। समझ में आ रही बात, जैसे जैसे ये पैरोटिड ग्लैंड में मल्टीप्लाई होगा आपकी पैरोटिड ग्लैंड में सूजन शुरू होगी और आपका ये वाला एरिया सूजा हुआ दिखाई देगा, दैट्स कॉल्ड एज मम्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरोटाइटिस, ठीक है। क्या होगा, वायरस रेप्लिकेट कर रहा है तो आपको फीवर होगी, और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज सूजी हुई है तो आपको मुंह खोलने में दिक्कत होगी और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सूजी हुई दिखाई देगी, राइट है बच्चों जी, ठीक है, ओके। तो पर ये मैं आपको बता दूं कि जनरली इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, पर अगर इसको हम एंटीबायोटिक लेकर ठीक नहीं करें और इसको हमने ट्रीट नहीं किया, देखो मैं एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि उससे सवाल नहीं आते, हर जगह मैं ट्रीटमेंट लिख सकती हूँ कि ये वाला एंटीबायोटिक दोगे, ये वाला एंटीबायोटिक दोगे, जहाँ पर ट्रीटमेंट बताना है वहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है, पर जहाँ पर नहीं बताना है वहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर आता है कि कौन सा वायरस है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है।
चलिए, हाँ, तो इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता, पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पैरोटिड ग्लैंड्स के आसपास ब्लड वेसल्स हैं, सो दैट द वायरस गोज एंटर्स इनटू द ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल से पूरी बॉडी पे ट्रांसमिट होगा, और जहां जहां जो है बॉडी में इन्फेक्शन जाएगा वहां वहां पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। और कई बार ये ऐसा करता है कि ऑर्काइटिस, इन्फ्लामेशन इन द टेस्टिस टू, ऑर्काइटिस, ठीक है, और इन्फ्लामेशन हो गया टेस्टिस में, इन्फेक्शन, मम्स वायरस घुस गया, तो वो आपके स्पर्म को भी खा जाता है, ठीक है, उसको मार डालता है, इट कॉज द स्टरलिटी टू। तो इसलिए जब कभी भी पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो, सो वी शुड ट्रीट इट। अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत 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 डेंजरस हो सकता है। क्लियर है बच्चों? चलो, अब मैं आपको पहले पोलियो पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे ये पोलियो पढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो काम गड़बड़ होगा। ओके, चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोलियोमाइलाइटिस। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, ये पैरालिसिस कॉज करता है। ओके, ये वायरस जो होता है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के माध्यम से आपके शरीर में एंट्री ले लेता है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? अब ज्यादा क्राउडेड प्लेस, अच्छा होता क्या है कि जिसके अंदर पोलियो वायरस घुसा हुआ है, अगर वो कहीं पे पॉटी कर दे जाके, तो उस पॉटी से जो है आपको पता है उस मक्खियां बैठेंगी, फिर वो इधर उधर जाएंगी, तो ये आपके पॉटी से पानी में आ सकता है, पानी फिर आप पियोगे तो फिर आपको भी हो सकता है, ठीक है। सो ये इसे आप इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं, क्योंकि जनरली ये छोटे बच्चों को अटैक करता है। हालांकि हम लोगों ने इसके लिए वैक्सीन बना ली है, इसलिए 2 बूंद जरूरी है। अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस, ठीक है। तो 2 बूंद जिंदगी की जो लोग बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो किसी भी एज में ये आपको अटैक कर सकता है। क्लियर? तो इसलिए पोलियो का वैक्सीन छोटे बच्चों को पिलाना इज वेरी मच एसेंशियल। ओके, ये एक एंटेरो वायरस है, ठीक है, आरएनए वायरस है, एंटेरो वायरस है। ऑब्वियसली अगर एंटेरो वायरस है तो ये इंटेस्टाइन को है इफेक्ट करेगा। इंटेस्टाइन को इफेक्ट करने के बाद ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ब्लड से फिर ये आपके ब्रेन में जाएगा, ठीक है, और ब्लड से ये ब्रेन और साथ साथ पूरी बॉडी में जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये याद रखिएगा कि ये आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करता है और पूरी बॉडी को भी इफेक्ट करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। तो ये कैसे एंटर करेगा? अगर इंटेस्टाइन की है तो ये एंट्री कैसे करेगा बच्चों जी? मैम ये एंट्री कर सकता है, ओहो मैम ये एंट्री कर सकता है या तो फूड्स के थ्रू, ठीक है, कोई आप इन्फेक्टेड खाना खा रहे हैं, या तो वाटर के थ्रू। जनरली गंदा पानी पीने से इसका इन्फेक्शन होता है जनरली, ठीक है। सो यूजुअली ये एक एंटेरोवायरस है, तो इट विल एंटर द बॉडी बाय द एलिमेंट्री कैनाल, फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट क्या होता है कि किसी इंसान को अगर पोलियो वायरस उसके अंदर था तो पॉटी से पोलियो वायरस आ गया, और आपको पता है कि अगर सीवेज डिस्पोजल सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पॉटी फिर पानी में आ जाएगी, और अगर उसको ढंग से फिल्टर नहीं किया, और ऑब्वियसली वायरस का साइज इतना छोटा होता है कि उसको कोई फिल्टर नहीं कर पाता है, समझ में आए, कोई कितने भी वादे कर ले, और फिर वो उसको आप ड्रिंक कर लेते हो और फिर वो वायरस आपके अंदर पहुंच जाता है। सो इफ यू हैविंग द वैक्सीन, इट मीन्स टू से दैट कि आपके पास एंटीबॉडीज हैं और तुरंत वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। पर अगर आपके पास एंटीबॉडीज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो वायरस आपको किसी भी एज ग्रुप में अटैक कर सकता है। अब जनरली ये छोटे बच्चों को अटैक करता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर इतना सेंस नहीं होता कि उनको कहाँ का पानी पीना है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में ये वायरस ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो जैसे मान लो किसी को वायरस है और उसका पानी वानी आपने पी लिया, तो इससे भी आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में वायरस स्प्रेड करता है। स्कूल्स वगैरह में, कॉमन टॉयलेट्स वगैरह में ये वायरस जो है आपको आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से गंदा खाना और गंदा पानी जिसमें वायरस रेप्लिकेट कर रहा था, अगर वो आपके कांटेक्ट में आया तो वायरस आपके अंदर जा सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि पहले ये इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन हैविंग सो इन अराउंड द इंटेस्टाइन हमारे पास बहुत सारी ब्लड वेसल है। ये सारा वायरस कहां चला जाएगा? एब्जॉर्ब होकर थ्रू द फूड ये जाएगा आपके ब्लड में, ब्लड से ये चला जाएगा आपके नर्वस सिस्टम में, और ये आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक करने लगेगा, ब्रेक डाउन करने लगेगा। और आपको पता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं वो मूवमेंट के लिए आपको सिग्नल देती हैं। जैसे आप नाच रहे हो, ताक दिना दिन धनन धनन धन ध, ठीक है, तो अगर आप डांस कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली आपका नर्वस सिस्टम जो है वो आपको सिग्नल दे रहा है, चलो बेटा नाचो। तो अगर आप नाच रहे हो तो आपको सिग्नल कौन दे रहा है? आपकी नर्व्स दे रही हैं। पर अगर उन्हीं नर्व्स को डैमेज कर दे कोई वायरस, तो क्या नर्व्स आपको सिग्नल दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी, और आप हो जाओगे पैरालाइज्ड, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इन्फेंटाइल पैरालिसिस, क्योंकि बचपन में जो है गंदा खाना गंदा पानी के आदमी कांटेक्ट में ज्यादा होता है, इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से पैरालिसिस ज्यादा
ज्यादा अटैक जो होता है पोलियो का इन छोटे बच्चों को होता है। इसका इंक्यूबेशन है 7 से 14 दिन, ठीक है, मतलब 7 से 14 दिन तक आपका वायरस रह सकता है और 7 से 14 दिन के बीच में पहला सिम्टम दे सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने, पोलियो मिक्सोविरिडी फैमिली का है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस कॉज करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इंटरोवायरस है, इंटेस्टाइन में अटैक करता है, ब्लड में आकर नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का है बच्चों, ठीक है। नाउ सिम्टम क्या है वो देखिए, लुक एट दिस, यहाँ पर इसका पैर पैरालाइज्ड हो गया है, पैर जो है सीधा जो है मूवमेंट के लिए वी नीड टू कंटिन्यूसली सीधा मूव करने के लिए चाहिए, पर सही सिग्नल नहीं मिल रहा है तो पैर जो है वो टेढ़ा हो गया क्योंकि पैरालाइज्ड हो गया है, क्योंकि सिग्नल मूवमेंट के लिए मिल नहीं पा रहा बिकॉज नर्व्स डैमेज हो गई हैं। ये भी देखिए किस तरीके से हो गया है इनका पैर, दिस इज द पोलियो। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, क्योंकि वायरस जो है वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए नर्वस सिस्टम में पहुंच चुका है, इसलिए जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन, राइट। तो आपका जो वायरस है वो ब्लड के माध्यम से ट्रेवल करते हुए नर्वस सिस्टम में पहुंच गया, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दिया। सो द नर्व्स हु आर गिविंग द सिग्नल टू द मूवमेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, दे स्टॉप गिविंग देम और मूवमेंट खत्म हो जाएगा और वो पार्ट आपका पैरालाइज्ड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, नाउ मूवमेंट नहीं होगा तो नेक और बाकी सारे पार्ट जहां मूवमेंट होना है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्टिफ होने लगेगी और आपके स्केलेटल मसल्स जो होंगी वो वीक होने लगेंगी। स्केलेटल मसल का तब तक रोल है जब तक वो हिल सकती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप जैसे देखो, अब जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ऐसे ऐसे मूव कर लेते थे, पर अब इस एज में हमारा मूवमेंट इससे ज्यादा नहीं हो पाता। जैसे जैसे और एज बढ़ती जाएगी मूवमेंट और स्लो हो जाएगा। जब हम 80-90 साल के हो जाएंगे तो ये मूवमेंट ऐसा हो जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज होती है वैसे वैसे आपकी नर्व्स वीक होने लगती हैं और आपकी जो मसल्स होते हैं उनको प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से मूवमेंट स्लो हो जाता है। पर अगर वो बात स्टार्टिंग से ही हो जाए, बिकॉज नर्व्स आर इन्फेक्टेड, नर्व्स खराब हो चुकी, नर्व्स प्रॉपरली सिग्नल नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से जो मसल है उनको सिग्नल नहीं मिल पाएगा, तो आपकी जो स्केलेटल मसल है वो कोई भी मसल, जैसे पैर की मसल को सिग्नल नहीं मिला तो वो डैमेज हो गई, कमर की नहीं मिला तो वो डैमेज हो गई, ठीक है। डैमेज मतलब सिग्नल नहीं मिला तो वो पार्ट पैरालाइज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी गर्दन अकड़ने लगती है क्योंकि सिग्नल नहीं मिल पा रहा, पैर अकड़ जाता है क्योंकि सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सो पैरालिसिस स्टार्ट फॉलोइंग द वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल, ठीक है। तो पैरालिसिस जो होता है वो गर्दन से शुरू होने लगता है और पैर तक ज्यादातर जाता है। क्लियर है, गर्दन से शुरू होता है और पैर तक जाता है। ओके, द अटैक ऑफ पैरालिसिस बिगिन विद द हाई फीवर, ठीक है। अगर पोलियो वायरस है तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपका जब वायरस शरीर के अंदर होगा तो ऑब्वियसली बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा, आ गया आ गया आ गया आ गया, तो कोई आया चल तेरे को लात मार के बाहर निकालते हैं। तो इधर जब लड़ाई होती है तो फीवर होता है, हेडेक होता है, ठंड लगती है और पेन होता है पूरी बॉडी में, जिससे ये इंडिकेशन हो गया है कि आपको वायरस ने अटैक कर दिया है। क्लियर। अब उसके बाद इसके लिए क्या प्रिवेंशन होने चाहिए, पहली बात तो ये, सबसे पहली बात ये है कि हमारे लिए प्रॉपरली शौचालय बने होने चाहिए, ठीक है। जो है वहाँ पर बाथरूम्स बने होने चाहिए। आपको देखा होगा कि आपके शहरों में भी सुलभ शौचालय आजकल बना दिए गए हैं। यहाँ वहाँ वेस्ट का डिस्पोजल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी आप यूरिन या कहीं पर भी आप फीसेस छोड़ेंगे तो वहाँ से वो जो है ब्लड बोल रही हूँ, वाटर के माध्यम से किसी भी जगह पर जाकर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मेरी बात आपको क्लियर हुई कि कहीं पर भी देखो, कहीं भी पॉटी कर दो, कहीं भी सूसू कर दो, तो दिस इज द बैड थिंग, ठीक है। अब वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट मिट्टी से पानी से फिर आपके घरों में कहीं भी ट्रैवल हो सकता है। क्लियर। और फिर उसी पानी से आप सब्जियां धोते हो, चलो हम पानी पीने के लिए तो यूज करते हैं एक्वागार्ड का, पर हर बार क्या आप खुद सोचो कि क्या आप सब्जियों को धोने के लिए हर बार एक्वागार्ड का पानी इस्तेमाल करते हो? कभी तो कोई स्किप हो ही जाएगा ना। तो इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड तो वो सब्जी फिर आप खा लोगे। मान लो सैलेड धो लिया हमने नॉर्मल पानी से, नहीं एक्वागार्ड का यूज किया, ठीक है। अब वैसे भी वायरस फिल्टर नहीं हो पाते, लोग कहने की बातें, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हमको ये बात याद रखनी है कि वी नीड टू प्रॉपरली डिस्पोज द फीसेस एंड द यूरिन, ठीक है। ओके, ये तो नॉर्मल होना चाहिए। पर अगर किसी को हम जानते हैं कि इसको पोलियो का अटैक हो चुका है तो वो ट्रांसमिट कर सकता है वो बंदा, ठीक है। तो उसके फीसेस और उसके यूरिन को तो प्रॉपरली डिस्पोज, गड्ढा खन के गाड़ी देना चाहिए ताकि वो स्प्रेड ना हो पाए, ठीक है। नाउ पोलियो वैक्सीन अगर हम चाहते हैं कि प्रिवेंशन क्या हो तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट कुछ नहीं है इसका, एक बार 2 बूंद जिंदगी की इज द प्रिवेंशन, ये हमेशा याद रखिए। आपके आसपास माएँ जो होती हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो क्या करते हैं कि हाँ हो गया, हमको नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए, और वो भाग जाते हैं। अरे भैया, ये 2 बूंदे जिंदगी की, घबराइए मत उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जो आपको 2 बूंद जिंदगी की दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रिवेंशन है और ये एंटीबॉडीज आपको दे रहे हैं, एंटीबॉडीज आपकी बनेंगी अंदर और इससे आपकी पोलियो नहीं होगी कभी, और ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, पहले बता दे रही हूँ, ठीक है।
नाउ वैक्सीन्स, जो पोलियो वैक्सीन्स आर वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। हमारे पास दो जो है वैक्सीन्स है, एक है सेबिन और एक होती सार्क, ठीक है। तो फर्स्ट इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन वाज प्रिपेयर्ड बाय द जोनास सार्क एंड सेबिन, दो वैक्सीन है, ठीक है। 1953 इट इज कॉल्ड एज सॉक वैक्सीन। जोनास सार्क इज कॉल्ड एज फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। एक वैक्सीन और है सैबिन वैक्सीन, उसको मैं वैक्सीनेशन में आपको पढ़ाऊंगी। एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, एक हीट किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। तो जो हम यूज कर रहे हैं वो है सार्क वैक्सीन, एंड सार्क को हम लोग क्या कहते हैं, आपका फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है, एंट्रोवायरस है। ये क्या करता है, पैरालिसिस कॉज करता है, ब्लड स्ट्रीम से नर्व्स को डैमेज कर देता है। सो नर्व्स हु आर गिविंग विच आर गिविंग द सिग्नल फॉर द मूवमेंट नहीं दे पाती, और आपका पार्ट जो है वो स्टिफ होने लगता है। गर्दन से पैर तक इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, नीचे पेल्विक एरिया में इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो जनरली पोलियो जो होता है वो कमर से नीचे वाले एरिया को होता है। क्लियर। तो 2 बूंद जिंदगी की इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेबीज की। चलिए रेबीज देखते हैं क्या है। रैप्डोविरिडी फैमिली का ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है। रेबीज इज द वेरी वेरी डेंजरस वायरस, वेरी वेरी डेंजरस वायरस। जनरली ये एनिमल्स के काटने से होता है, बैट, कैट, बंदर, इन सब के काटने से ये वायरस का इन्फेक्शन आपको हो जाता है। नॉर्मली जो पेट हैं हमारे, वो हमारे घर के क्या होते हैं, कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग आर द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेट्स, इजंट इट। सबसे कॉमन पेट यही माने जाते हैं। तो रेबीज जो है ये इनके काटने से हो जाता है। क्लियर है। अब आपको एक चीज और बता देती हूं मैं। ये आप तो जो रेबीज का जो वायरस है वो जनरली कुत्तों के अंदर, बिल्लियों के अंदर, बंदरों के अंदर रहता है, और जब ये आपको काट लेते हैं तो ये इंट्रोड्यूस होता है आपके शरीर के अंदर, ठीक है। रैप्डोविरिडी फैमिली का वायरस है ये, बहुत ही डेंजरस वायरस है, ठीक है। एक बार अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया, इंक्यूबेशन समझते हो ना, जिस दिन वायरस एंट्री लिया और जिस दिन उसका पहला सिम्टम आया उसके बीच के समय, एक बार अगर इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया तो फिर ये जानलेवा है, आप बच नहीं सकते इससे। तो अगर आपको किसी कुत्ते ने काट दिया है, आपको पता है वो बहुत अच्छा है, पर रिस्क क्यों लेना, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, वो वाली बात से पिक्चरों में ही अच्छी लगती है। इश्क तभी होगा जब जीवित रहोगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको कोई बंदर उड़ता हुआ आया और वो कितना प्यारा है, प्यारा खरोच मार दिया, जाओ रेबीज का इंजेक्शन लगाओ। कितनी प्यारी बिल्ली, कितनी क्यूट है, स्क्रैच मार दी है, जाओ इंजेक्शन लगवाओ। घर के पेट डॉग को जनरली हम वैक्सीनेटेड करके रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके सलाइवा से हमको कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर कोई स्ट्रीट डॉग आपको जो है छीना झपटी कर लिया है तो आपको बिल्कुल इसके 5 इंजेक्शन लगाने चाहिए। इसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज आपको दे देते हैं। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज तुरंत जो अगर रेबीज का वायरस घुसा हुआ उसको करके घुस के न्यूट्रलाइज कर देती हैं। क्लियर है। 5 इंजेक्शन, पहले 14 लगते थे, फिर 10, फिर 5, ठीक है। चलिए, इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 दिन से 1 ईयर, ठीक है। 10 दिन से 1 ईयर रहता है। अब 10 दिन से 1 ईयर कैसे होता है वो समझाती हूँ। कुत्ते ने अगर आपको काटा है तो सबसे बेसिकली ये क्या करता है, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज कर देता है। जो रेबीज वायरस होता है ये नर्वस सिस्टम की ऐसी कम तैसी कर देता है। अब याद रखना, अब नर्वस सिस्टम की दूरी जिस पार्ट से जितनी दूर है, आपका इंक्यूबेशन पीरियड उतना ज्यादा होगा। मेरी बात सुनना, अगर आपको कुत्ते ने पैर पे काटा है तो वायरस को ट्रैवल करते और सर तक आते तक टाइम लगेगा, तो इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाएगा। अगर आपके गर्दन में किसी कुत्ते ने दबोच मारा है तो आपके सर तक आने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड 1 डे टू 1 ईयर मैंने इसे 10 दिन से 1 ईयर इसीलिए दिया है कि ये डिपेंड करता है कि वायरस ने आपको काटा कहाँ है। सर से दूरी अगर किसी पार्ट की, जैसे यहाँ काटेगा तो यहाँ से ट्रैवल करने में थोड़ा समय लगेगा, पर यहीं काट देगा तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या ही समय लगेगा यार। तो इंक्यूबेशन पीरियड वैरी कर सकता है। सर तक पहुंचने में, आपके ब्रेन तक पहुंचने में जितना समय लगेगा वही उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। सो जितना दूर काटेगा उतना ज्यादा आपको इंक्यूबेशन पीरियड मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो रिस्क नहीं लेना है। चलिए, सिम्टम क्या है ये देख लीजिए। इफ द वायरस इज एंटर्ड इनटू योर बॉडी, इसके बहुत ही भयंकर सिम्टम्स होते हैं, बहुत भयंकर। इवन ये तो मैंने देखा है। एक बार आई वॉज इन 6th क्लास एंड मैं अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल गई एंड मैंने एक आदमी को देखा, वो पूरा मुंह खुला हुआ था एंड आई वाज डिस्कसिंग विद माय कलीग्स टू, कि मैं उनको बता रही थी कैसा होता है। उसकी पूरे सलाइवेशन हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो सॉलो करने से डरता है, कुछ भी चीज़ निगलने से डरते हैं वो लोग, अंधेरे से डरते हैं वो, पानी से डरते हैं वो। और मैं बताऊं कि जिसको रेबीज हो जाए तो कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी के बाद आदमी कुत्ते के मौत ही मरता है, ये कहावत है इन लोगों के लिए। और वही सिम्टम होते हैं जो एक कुत्ते के लक्षण होते हैं, ठीक है। जैसे कि फियर ऑफ वाटर, उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता
है एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया एंड रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ वाटर, एक्सेसिव सलाइवेशन, मैंने बोला कि आपने डॉग्स को देखा होगा एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत लार निकलती है उनकी, इनकी भी निकलती है। सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा हेडेक होगा क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो अटैक कर गया है, ठीक है। नाउ हाई फीवर, बहुत बुखार होगा। उसके बाद इनके इमोशनल, क्योंकि नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है इसलिए इनको इमोशंस का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये इनको कब रोना है कब हंसना है इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये खाना जो है, इनका जो थ्रोट है वो चोक्ड हो चुका है, इवन ये डरते भी खाना निगलने से और खुद, क्योंकि जो थ्रोट है वो चोक्ड है इसलिए वो निगल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये जो वायरस है ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। और रेबीज एक बार घुस गया, इंक्यूबेशन खत्म हो गया तो आपकी जान जानी तय है। तो इसलिए कोई भी पेट काटे तो प्लीज रिस्क मत लीजिए, ट्रीटमेंट नहीं है इसका अगर आपका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया है तो, ठीक है। नाउ अगर आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है, तो ये बिल्ली ने इसको काटा, ये देखो पैर पे काटा है तो ट्रैवल करने में समय ज्यादा लगेगा तो इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाएगा। तो वायरस एंटर्ड टिश्यू फ्रॉम द सलाइवेशन ऑफ सलाइवा ऑफ द बाइटिंग एनिमल, वायरस रेप्लिकेट इन द मसल नियर द बाइट, एंटर द न्यूरॉन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसने क्या किया, मसल में गया, मसल से ब्लड में आया, ब्लड से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स में घुस गया, ठीक है। उसके बाद नर्व्स, पूरी नर्व्स से वायरस ट्रैवल करता हुआ आपके ब्रेन तक चला गया, स्पाइनल कॉर्ड तक चला गया। उसके बाद वायरस रीचेस द ब्रेन एंड कॉजेज द फेटल इंसेफेलाइटिस, ठीक है। आपकी जो ब्रेन होता है उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको सुजा देता है, आपको समझ ही नहीं आता कि आपको करना क्या है। फेटल मतलब जानलेवा इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, ओके। वायरस एंटर द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गन ऑफ द विक्टिम, और यहाँ से ये पूरी बॉडी में एंट्री ले लेता है। तो बिल्कुल मतलब जान जानी तय है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये सब काट दे तो जाइए और तुरंत इंजेक्शन लगवाइए, चाहे आपको कितना भी प्यार आ रहा हो रहा है, पर अगर वो खरोच हो गया है तो कभी भी, मतलब आपको ये समझ में, आप सोच रहे हैं कि आप बच गए, हो सकता है 1 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। कोई वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, ठीक है। वैक्सीन है, प्रिवेंशन के लिए है, उसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, फिर मैं डेंगू और चिकनगुनिया पढ़ाऊंगी। देखिए नाउ हेपेटाइटिस, लेट्स स्टार्ट विद हेपेटाइटिस, देन आई विल डिस्कस अबाउट द डेंगू एंड चिकनगुनिया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा बहुत आना चाहिए, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो बहुत ही मजे वाली चीज है। बायोलॉजी मतलब कितनी इजी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया कि मतलब ये रोजमर्रा की चीजें, कंटामिनेटेड फूड और वाटर मत खाओ, पोलियो हो जाएगा, ठीक है। आप कुत्तों से दूर रहो, गली के स्ट्रीट डॉग से, नहीं तो रेबीज हो जाएगा, है ना। किसी को बहुत छींक है तो फ्लू हो जाएगा, किसी को खांसी आ रही, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। बच्चों जी, बायोलॉजी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट यार, मतलब बस इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लगा कर देखो, फिर जो आनंद आएगा उसका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, हेपेटाइटिस के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कौन सी बची है, शायद इसके बाद, शायद ओके बस एक ही है हेपेटाइटिस के बाद डेंगू एंड चिकनगुनिया, देन विल एंड द लेक्चर। बहुत सारी बता दी हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ था, ओके। नाउ हेपेटाइटिस, रुको, ये कौन सी है, डेंगू है, डेंगू डेंगी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेपेटाइटिस। कौन सी है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस नाम क्या समझ में आ रहा है? हेपेटाइटिस का मतलब होता है हिपर का मतलब होता है लिवर, इन्फ्लामेशन इनटू द लिवर। आइटिस लिखा है कि ऑर्काइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन द टेस्टिस, ठीक है। कहाँ पे पढ़ा आप लोगों ने? मम्स में पढ़ा। अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आपको ऑर्काइटिस भी हो सकता है, ठीक है। नाउ हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द लिवर में इन्फ्लामेशन, लिवर सूज गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जाओ देखो बच्चों 11th का लेक्चर लिवर का। अगर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लिवर होता है वो मोर देन 100 फंक्शंस परफॉर्म करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मोर देन 100 फंक्शंस, ओके। तो ये जो मोर देन 100 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर उस पर किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या परफॉर्म करेगा? नहीं, और फिर होगा इंपेयरमेंट और आपको होगी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये एक डीएनए वायरस है, ठीक है। कैसा वायरस है? डीएनए वायरस। और अलग अलग प्रकार की हेपेटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डेल्टा, बहुत सारी होती है, पर मैं आपको सिर्फ 3 बताऊंगी, ए बी सी, और मोस्ट कॉमन होती है हेपेटाइटिस बी।
ठीक है। हालांकि इसके भी वैक्सीन अब हम लोग बनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट, ठीक है। फीकल ओरल का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से पॉटी से खाने और पानी में वायरस आ गया और उसको आपने खा लिया, गंदे पानी और गंदे खाने को, तो आपके शरीर में ये पहुंच सकता है। ये फोमाइट भी हो सकता है किसी गंदे कपड़े से, गंदे टॉय से, गंदे बर्तनों में खाने से। तो बेसिकली ये फीको ओरल रूट है। जिस भी चीज से, जिस भी खाने से वो पानी वो कांटेक्ट में आएगा, वहां पर हेपेटाइटिस वायरस आपके अंदर पड़ा हुआ है और आप इसको खाने के थ्रू ले लेते हो। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नाउ ये जनरली चिल्ड्रन और ज्यादातर बूढ़े लोगों को नहीं होती, ये बच्चों को और यंग अडल्ट्स की बीमारी है। क्लियर है। सिम्टम एनोरेक्सिया, इसमें एनोरेक्सिया मतलब भूख, एनोरेक्सिया का मतलब होता है बहुत वेट कॉन्शियस हो जाएगा आदमी इसमें, और इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो वेट तो घटेगा ही, ठीक है। मैलेजी का मतलब होता है आपको मसल्स में बहुत दर्द होगा, घबराहट, नोजिया, अबाउट टू वॉमिट फील होगा, डायरिया, लूज मोशंस होंगे। फीको ओरल रूट में जो इन्फेक्शन घुस रहे हैं वो जनरली उसमें डायरिया तो कॉज होता है, क्योंकि लीवर का इंपेयरमेंट है, इसलिए लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपको डायरिया होगा, फीवर होगा, ठंड लगेगी, मसल पेन होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो होता है इसमें कभी कभी जॉन्डिस भी हो जाती है, राइट। जॉन्डिस भी अगर हेपेटाइटिस ए वायरस बहुत दिन तक लीवर को इन्फेक्ट कर रहा है तो बेसिकली बाइल का प्रोडक्शन जो है, बाइल का प्रोडक्शन क्या है, मतलब बाइल जो है वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं होगा और आपके ब्लड में आएगा और आपको जॉन्डिस भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकती है, आपको फीवर हो सकता है, आपका जो बाइल है वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा तो आपका जो यूरिन और आपकी पॉटी जो है वो डार्क कलर की होने लगेगी, घबराहट होगी, उल्टी होगी, ठीक है। आपका पेट ऑब्वियसली दर्द देगा क्योंकि बाइल सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा तो पेट तो दर्द होना ही है, ठीक है। आपको डायरिया होगी, ओके, जॉइंट पेन फील होगा, वीकनेस फील होगी और खाना खाने का मन नहीं करेगा। कुल मिला के हेपेटाइटिस ए में डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसी कम तैसी हो गई है, ठीक है। क्लियर है बच्चों जी, ठीक है। सो बेसिकली ये जनरली ट्रांसमिट नहीं होता ब्लड टू ब्लड, ये फीको ओरल रूट से ही ट्रांसमिट होता है, ठीक है, खाने के थ्रू ट्रांसफर होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस, अच्छा तो इसका रिकवरी देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए का है, लुक एट दिस, स्पाइक देखो दिख रहा है इसमें अटैचमेंट के लिए, और मैं ये देखना चाह रही हूँ, ओके, आरएनए वायरस है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, और ये कैप्सिड है, मतलब बहुत सारे वायरस में कैप्सिड नहीं होता, जहाँ जेनेटिक मटेरियल के ऊपर बहुत सारे में होता है, ठीक है। नाउ इसका जो पीपल जो होते हैं वो 4 से 6 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और नॉन एनवेलप्ड कैप्सिड। एक सेकेंड, लेट मी चेक इट आउट, फिर तो ये किसी और वायरस का है, लेट मी चेक इट आउट, फिर तो ये लगता है कि हेपेटाइटिस बी का है क्योंकि इसमें नॉन एनवेलप्ड कैप्सिड दिख रहा है, ठीक है। चलो ये बात आपको क्लियर हो गई है। सो दिस इज द हेपेटाइटिस ए वायरस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ ना। अब हम लोग देखते हैं नॉन एनवेलप्ड कैप्सिड का मतलब है कैप्सिड है पर एनवेलप नहीं है, ठीक है। कई बार इस कैप्सिड के ऊपर एक और एनवेलप बनाया जाता है, तो ये नॉन एनवेलप्ड कैप्सिड वायरस है, ठीक है, मैं भूल गई थी, ओके। हेपेटाइटिस बी देखते हैं। हेपेटाइटिस बी इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस बच्चों, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। मैं आपको बताऊं कि एचआईवी से भी भयंकर होती है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। मतलब एचआईवी में आदमी को कुछ समय तो मिलता है जीवन जीने के लिए, समझ रहे हो, एचआईवी में कुछ समय तो मिलता है जीवन जीने के लिए, पर हेपेटाइटिस बी में नहीं मिलता। एक बार अगर ये ब्लड के माध्यम से आपके शरीर में आ गई तो अगर आपने इसका तुरंत ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपकी मृत्यु तय है, ठीक है। वन ऑफ माय गाइड, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ हेपेटाइटिस एम्स दिल्ली में वर्क कर रहे थे, किसी तरीके से नीडल प्रिक हो गया उनको और जो है घर आते आते तक उनको ऐसे लग रहा था कि वो बचेंगे नहीं और उनको तुरंत एडमिट कराना पड़ा, ठीक है। नाउ हाँ कहाँ थे अपन, ठीक, चलिए। सो हेपेटाइटिस बी वायरस, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वायरस, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। और हेपेटाइटिस ए कैसा वायरस है, इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है, दोनों में अंतर है। हेपेटाइटिस ए इज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, अब स्ट्रक्चर नहीं आएगा, बस ये याद रखना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आता है क्योंकि, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, किसी भी फ्लूइड का कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपके अंदर हो गया तो आपको इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये कैसे इन्फेक्ट होता है प्यारे बच्चों, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट फ्लूइड से ट्रांसफर हो गया, सीमेन से ट्रांसफर हो गया, कंटामिनेटेड सीरिंज यूज कर लिया, हेपेटाइटिस था आपने यूज कर लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज कर लिया, मतलब बेसिकली जैसे एचआईवी ट्रांसफर होता है वैसे हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर होता है। पर एचआईवी सलाइवा और टीयर से नहीं ट्रांसफर होता है, पर ये सलाइवा और टीयर से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हु इज मोर डेंजरस, हेपेटाइटिस और एचआईवी? मैडम हेपेटाइटिस, ठीक। और ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब रेप्लिकेशन इज सो फास्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब वायरस जो है वो तुरंत आपका अटैक करना शुरू कर देगा और लेटेंट पीरियड में ये बहुत समय तक आपके लीवर में बैठा रह सकता है और लीवर सिरोसिस कर सकता है, लीवर को खराब कर सकता है और बहुत समय तक रहेगा तो लीवर कैंसर भी कर सकता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उनके अंदर घुसा हुआ था और धीरे धीरे करके हिपैटोसाइट्स सेल को डैमेज कर रहा है और धीरे धीरे वो हिपैटोसाइट सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस हिपैटोसाइट्स। ठीक है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? वी हैव डीएनए वैक्सीन। 2 डोज की ये वैक्सीन होती है, एक पहले दिन लगाई जाती है, फिर उसका 2-3 महीने के बाद शायद लगाई जाती है, एग्जैक्टली मुझे वो फिगर नहीं याद आ रहा है, 2 या 3 महीने के बाद लगाई जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन लगानी ही चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी हेल्थ केयर वर्कर लैब के अंदर एंट्री नहीं ले सकता अगर उसके पास हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन नहीं लगा है तो। सो इट इज वेरी कंपलसरी, क्योंकि कौन सा पेशेंट क्या ब्लड क्या सैंपल लेके आ रहा है, अगर गलती से इंजेक्ट हो गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि कई बार बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हम अवेलेबल नहीं करवा पाते, नहीं मिल पाता है आपको। ठीक है, सो प्रिकॉशन जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड प्रिवेंशन से भी ज्यादा प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनवेलप्ड विरियन विद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल, देखो क्या क्या है, हेपेटाइटिस ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, हेपेटाइटिस बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड हेपेटाइटिस सी इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, पैथोजन क्या है इसका बच्चों? पैथोजन इज हेपेटाइटिस सी वायरस। क्या है बच्चों? हेपेटाइटिस सी वायरस। और हेपेटाइटिस सी वायरस इज बिल्कुल एग्जैक्टली हेपेटाइटिस बी वायरस जैसा है, फ्लूइड से ट्रांसफर होता है, ब्लड से ट्रांसफर होता है, फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस से ट्रांसफर होता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और जो सिम्टम, जो परेशानी हेपेटाइटिस ए के साथ थी वही हेपेटाइटिस बी के साथ हो सकती है। ये एनवेलप्ड विरियन है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? डन है। इसके स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा नहीं जाना है। नाउ लुक एट दिस, हेपेटाइटिस ए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, एक सेकेंड ओके, मैंने डीएनए बोल रही थी, एक सेकेंड, लेट मी चेक इट आउट यार। हेपेटाइटिस तो डीएनए वायरस है यार, इसमें आरएनए क्यों लिखा है? ना 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 ना, इस समथिंग इज गड़बड़, इसमें टेबल में कुछ गड़बड़ी है। डीएनए है, ठीक है, इसकी टेबल को हमको सुधारना पड़ेगा। तो टेबल इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड। ओके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना हेपेटाइटिस बी। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको जो आपका हेपेटाइटिस ए था उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला था, इट इज आरएनए बच्चों, उसको सुधार लेना, सॉरी। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है हेपेटाइटिस ए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसको आप, मैंने मेरे मुंह से निकली हुई बात को सुधार लेना, मैं बार बार डीएनए बोल रही थी कि इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हेपेटाइटिस बी इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड हेपेटाइटिस सी इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, आपको 3 ही पढ़ना है, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वैसे तो होते डी और ई भी है। ओके, सो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से, HBV और HCV ये दोनों किससे होते हैं? ये होते हैं आपके सेक्सुअल कांटेक्ट या किसी भी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, सो ये हुआ अपना हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। डन, सो वी हैव डन विद द हेपेटाइटिस। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा डिजीज? लेट्स स्टार्ट विद द डेंगी। ठीक है, चलिए डेंगू को शुरू कर लेते हैं। डेंगू एंड चिकनगुनिया, अब हमारे पास 2 बचे हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार क्विक रिविजन कर लेंगे और उसके बाद बस। कहाँ गया? डेंगू कहते हैं इसको अपन, पर डेंगी कहिए आप लोग इसको, बिकॉज इट इज मच मोर अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर यू पीपल। गलत सलत मत बोला करिए। कहाँ गया डेंगी कहाँ गया? रुको, पोलियोमाइलिटिस हो गया, चिकनगुनिया बचा है, वेयर इज द डेंगी? ओके, डेंगू फीवर, ठीक है, ब्रेक बोन फीवर, ठीक है, बोन्स में बड़ा ही इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर। ओके, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डेंगी। ठीक है, वन इज क्लासिकल डेंगी एंड सेकंड इज हेमोरेजिक डेंगी। चलिए देखते हैं क्या है। ये फ्लैवीविरिडी फैमिली का है। इस वायरस का नाम है आपका फ्लैबी राइबो वायरस। ठीक है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब ये डिजीज ऐसे नहीं ट्रांसफर हो जाती, ये एडीज एजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने की वजह से होती है। इसलिए कभी भी आपके घर पर पानी का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, घर पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन या प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए, अदरवाइज ये बीमारी आपको फैल सकती है। ठीक है, चलिए, सो ये एक आरएनए वायरस है। डेंगू फीवर इज द आरएनए वायरस। ठीक है, जीनोमिक आरएनए वायरस है, इसमें एनवेलप्ड वायरस है ये। ओके, नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया कि पर्सन टू पर्सन वगैरह ये सब की कहानी इसमें नहीं कि छींक दिया खांस दिया तो फैल जाए, नहीं। ये अगर आप इन्फेक्टेड हो, अगर आपको वो मच्छर काट गया तो मच्छर के अंदर आ गया, और फिर वो मच्छर जब किसी और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो उसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है। एडीज इजिप्ट टाइप को हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से
मच्छर को हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, तो एडीज एजिप्टाई मच्छर। तो आरएनए वायरस है, एनवेलप्ड वायरस है, फ्लैविविरिडी फैमिली का है, फ्लैविविराइबो वायरस इसको हम कहते भी हैं। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो मच्छर चाहिए इसको ट्रांसमिट करने के लिए। द नेम ऑफ द मच्छर इज एडीज एजिप्टाई, ठीक है, एडीज एजिप्टाई, ठीक है, टाइगर मॉस्किटो। ओके, अच्छा, कहीं भी हमको पानी कलेक्ट होने नहीं देना है। अब वो पानी साफ हो, पानी गंदा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। स्टैग्नेंट वाटर में चाहे वो साफ भी होगा तो भी वहां पर एडीज मच्छर पनप सकता है। मेरी बात समझ में आई आपको? चाहे वो वाटर साफ ही क्यों ना हो, एडीज मच्छर वहां पर पनप सकता है बच्चों, ठीक है। तो पानी साफ हो गंदा हो इससे लेना देना नहीं है। आपको पानी कभी भी कलेक्ट होने नहीं देना है, क्योंकि वहां पर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ भी ग्रो हो सकता है, जैसे मलेरिया हो सकता है, और वहां पर आपके मच्छर आएंगे और पनपेंगे, और एडीज एजिप्टाई घूमते फिरते आया और वहां पे उसने अपने अंडे दे दिए, तो अंडे के थ्रू कौन सा वायरस आ जाएगा? डेंगू वायरस आ जाएगा। और इस मच्छर को क्लीन वाटर चाहिए होता है ब्रीड करने के लिए, इसलिए क्लीन स्टैग्नेंट वाटर को ढूंढता है, ठीक है। और हमेशा ये दिन में काटता है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मच्छर जो होते हैं वो रात में आते हैं, वैसे तो डस्ट ड्वेलर होते हैं मच्छर, पर ये मच्छर दिन में घूमते हुए आपको दिखाई देंगे और इनका कलर थोड़ा चितकबरा सा होता है। तो कभी भी कोई चितकबरा मच्छर दिखे तो उसे भगा देना। इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 8 days। जिस दिन मच्छर काटता है उसके 3 से 8 दिन बाद इसका आपको पहला सिम्टम मिलता है। क्लियर? आरएनए वायरस वेक्टर एडीज एजिप्टाई, इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, क्लीन पानी पे पनपता है क्योंकि ब्रीडिंग के लिए इसको क्लीन वाटर चाहिए, और ये दिन में पनपते हैं। ओके, सो ये स्लाइड क्लियर हुई? आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, क्लासिकल डेंगू और डेंगू हीमोरेजिक, ठीक है। नॉर्मली जो हमको मिलता है वो डेंगू हीमोरेजिक आजकल मिलता है, उसमें ब्लड वेसल्स फटने लग जाती हैं अंदर, ठीक है। नाउ देखते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिकल डेंगू फीवर। अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें पीठ में रैशेस दिखाई दे रहे हैं, जस्ट लाइक द मीजल्स। मीजल्स में जैसे रैशेस होते हैं ना, वैसे इसमें भी होते हैं, ठीक है। देखिए, फीवर है तो ऑब्वियसली जैसे ही जितना ज्यादा, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा वायरस रेप्लिकेट करेगा उतना ज्यादा फीवर आएगा। और इसमें फीवर ना उतरता नहीं, कंटिन्यूस फीवर चढ़ा रहता है। डेंगू का ये रहता है कि डेंगू में फीवर उतरता नहीं है, जैसे मलेरिया में चेंज हो सकता है, पर इसमें फीवर उतरेगा नहीं, फीवर कंटिन्यू चढ़ा रहेगा बच्चों, ठीक है। ओके, और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हेडेक होता है वो जनरली इस वाले एरिया में होता है। आपकी आंखें जो होती, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा, ब्लड प्रेशर तो ज्यादा नहीं रहेगा पर ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पर इतना ज्यादा रहेगा कि ये वाला जो एरिया है पूरा रेड दिखेगा, और इस जगह पर बहुत ज्यादा हेडेक होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, पेन बिहाइंड द आई, मतलब डेंगू का, अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उसका सबसे पहला और अच्छा इंडिकेटिव सिस्टम क्या है पता तुम्हें? अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसकी आंखों से पूछो, क्या तुम्हें आंखों में दर्द है? उसकी आंखें रेड दिखती हैं, जैसे कि मेरे भाई को हो गया था, तो उसको बोला था मुझे बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और आंख बंद करने में दिक्कत हो रही। जब मैंने उसको देखा तो उसका पूरा मुंह लाल था और आंखें लाल थी, तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है और आंखों के पीछे बहुत भयंकर दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि आप आंखें भी मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर? और ये जो डेंगू वायरस होता है ये आपके मसल्स और जॉइंट में भी जाकर कलेक्ट होता है, जिससे आपको मूवमेंट में, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अगर जॉइंट में भी पेन हो रहा है तो डेंगू आपको हो गया है, ठीक है। नाउ इससे क्या होता है कि खाने की इच्छा नहीं होती, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और सेंस ऑफ टेस्ट भी जाने लगता है, ठीक है। रैशेस बॉडी में होने लगते हैं लाइक मीजल्स, और नोजिया और वॉमिटिंग, घबराहट और उल्टी जैसा आपको लगेगा। तो क्या क्या इसके वो है? आंखों के पीछे दर्द, मूवमेंट ऑफ आई बॉल नहीं हो पाता, फीवर होता है जो कंटिन्यूस चढ़ा रहता है, बॉडी में रैश होते हैं, वॉमिटिंग और नोजिया फील होता है, मसल्स एंड जॉइंट में पेन होने लगता है। क्लियर हो गया इतना? लॉस ऑफ एपेटाइट तो होना ही है। आगे बढ़ते हैं। डेंगू हीमोरेजिक फीवर, दिस इज द डेंगू हीमोरेजिक फीवर। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्लासिकल डेंगू फीवर जैसा ही है, ठीक है। क्लासिकल डेंगू फीवर, सारे से फीवर होगा, उसमें आंखों के पीछे दर्द होगा, सर में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग, नाउजिया जैसा लगेगा। पर इसमें अलग हीमोरेजिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स में इन वायरस की वजह से ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और आपको नोज, गम्स, माउथ से खून आने लगता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेंगू हीमोरेजिक फीवर। इसमें बहुत भयंकर सीवियर स्टमक पेन होता है और कंटिन्यूस होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको डेंगू हीमोरेजिक फीवर है तो इसमें जो स्टमक पेन है वो कंटिन्यूस रहेगा, बार बार आपको उल्टी आएगी और आपकी जो स्किन होगी वो पेल, कोल्ड और कालमी होगी, मतलब आपकी कुछ कुछ एरिया में आपको कलरलेस दिखाई देने लगेगी स्किन, ठीक है। ओके, और इसमें आपको कंटिन्यूसली एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगा, बहुत प्यास लगेगी आपको। ओके, तो ये जो
जो सिम्टम हैं ये क्लासिकल डेंगू से थोड़े अलग हैं, ठीक है, जैसे कि प्यास का लगना, कहीं कहीं पे पेल पड़ जाना, कलरलेस हो जाना, ब्लीडिंग होना, ठीक है, और स्टमक पेन तो उसमें भी हो रहा था। इसमें आपकी जो पल्स है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पल्स जो होती है वीक पल्स होती है, मतलब वीक पल्स का मतलब होता है, रैपिड वीक पल्स का मतलब होता है कि पूरी पल्स नहीं चलेगी, धक 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 जल्दी चलेगी पर वो बहुत सुनाई कम देगी, दिस इज द रैपिड वीक पल्स। इसमें सांस लेने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में पूरा वायरस भर चुका है। रेस्टलेसनेस एंड कांस्टेंट आपको जो है आंखों में दर्द होगा, आपको रोना, आंसू निकलते रहेंगे। इसके डेंगू फीवर के लिए अभी तक हमने कोई वैक्सीन नहीं बनाई है, और अगर वैसे तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों, पर लोग ऐसा कहते हैं कि पपाया का जो एक्सट्रैक्ट है उसको खाने से शायद ठीक हो जाता है, ठीक है। तो डेंगू हीमोरेजिक फीवर आपको समझ में आया, फ्लेविविरिडी फैमिली का, फ्लेविराइवोवायरस फैमिली का है ये। आरएनए वायरस है, एनवेलप्ड वायरस है, मच्छर के काटने की वजह से होता है। क्लीन पानी में पनपने वाला मच्छर है, दिन में आता है, काट के जाता है, बैंड बजा जाता है। दो प्रकार की हैं, क्लासिकल और हीमोरेजिक। हीमोरेजिक में ब्लड वगैरह आने लगता है, इसमें पल्स जो है वो वीक रैपिड हो जाती है, ठीक है, और वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। पर इसमें जो है ब्लड वेसल रप्चर होने के बहुत चांसेस होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेंगू हीमोरेजिक फीवर। और एक और चीज़ बताऊं कि इसमें प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होगा, समझ में आ रही बात। तो इसमें प्लेटलेट काउंट बहुत 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 कम हो जाता है, ठीक है, किसमें, डेंगू वैसे पूरे ही डेंगू में, ठीक है। नाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन हम ये कर सकते हैं कि मच्छरों को कभी भी एग ले करने नहीं देना है, मतलब स्टैग्नेंट वाटर मत रखिए। कूलर हो गया, टायर्स हो गए, आसपास की नालियों से पानी हटाइए, क्योंकि सिर्फ डेंगू नहीं और भी बहुत सारे वायरस वहाँ पर जो है, बहुत सारे मच्छर अपने अंडे देते हैं और उसके थ्रू जो है वायरस आ जाता है। ओके डन। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है कि ये दे दो वो दे दो ना, एक बार हो गया तो इसको लाइफ साइकिल पूरा करना ही है। स्प्रे छिड़किए ताकि मच्छर को मारा जा सके, ठीक है। अच्छे साफ सुथरे कवर्ड कपड़े पहनिए ताकि मच्छर आपको काट ना सके, और ओडोमास वगैरह लगाइए ताकि मच्छर आपकी स्किन को बाइट ना कर सके, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो चुका है, सेल्स कंटिन्यूसली हीमोरेज हो रही है, सेल्स फट रही हैं, डैमेज हो रही है, तो आपके पास कंटिन्यूसली एडिक्वेट पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो बॉडी को, क्योंकि वॉमिटिंग हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है तो बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड हो सकती है। इसलिए पानी का वॉल्यूम अच्छा खासा, दूध पीजिए, पानी पीजिए, ठीक है। और कभी भी एस्प्रिन मत लीजिए, मतलब कोई भी स्टेरॉइड मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ब्लड वेसल्स अंदर की डैमेज हो रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ब्लड वेसल में बजा हुआ है बाजा, ठीक है। और अगर आपने एस्प्रिन ले ली, बेसिकली होता क्या है कि डेंगू में होता ये है कि आपका सडन जो है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, डाउन, और अगर उसमें तुमने एस्प्रिन और स्टेरॉइड जैसा ले लिया कुछ, तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर और डाउन हो जाए और आपकी डेथ हो जाए, सडन डेथ हो सकती है इसमें। दूसरी, इसमें हीमोरेज होने का कारण क्या है, जो वायरस के अटैक की वजह से जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, मतलब बड़ी पतली हो जाती हैं, ओके। साथ ही साथ जो आपके प्लेटलेट होते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी फट जाती है और ब्लड बाहर आने लगता है और ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता है, और विशेष शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, नाक से ब्लड बाहर आने लगेगा क्योंकि कैपिलरी का ब्रेकडाउन हो चुका है। समझ में आई बात। सो ड्यू टू द फ्रेजिलिटी ऑफ कैपिलरीज, इसलिए आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो चुकी है, ठीक है। सो आपको क्या है ये बताया मैंने, आपको अच्छा बढ़िया पानी पीना है, आपको जो है एस्प्रिन वगैरह नहीं लेना, बुखार आए तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द डेंगू। नाउ अब मैं आपको आखिरी बीमारी करवा देती हूँ। नाउ दिस इज द हेपेटाइटिस ए का वो है इमेज जो मैं बता रही थी आपको कि एनवेलप्ड वायरस है, ये इसका जेनेटिक कोड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हेपेटाइटिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हेपेटाइटिस बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड हेपेटाइटिस सी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डेंगू आरएनए वायरस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट बीमारी, विच इज द चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के बारे में बात करते हैं। पैथोजन इसका चिकनगुनिया वायरस है, ठीक है। ये भी एडिस एडिप्टाइड मच्छर से फैलता है और सबसे पहले हमको तंजानिया में 1952 में मिला। द नेम चिकनगुनिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेटिव वर्ड फ्रॉम द डिजीज इन विच पेशेंट लाइज डबल अप ड्यू टू द सीवियर जॉइंट पेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है। इसको आप लर्न नहीं करना, आपको याद नहीं करना, बस दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है। इसमें सीवियर जॉइंट पेन होता है और ज्यादातर ये कहाँ होता है, अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं होता, होता तो है पर बहुत ज्यादा नहीं होता। ये भी एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। इनक्यूबेशन इसका 3 से 6 दिन तक है, थोड़ा कम है उससे, आपके डेंगू से। और डेंगू और चिकनगुनिया में लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं, लोग कहते हैं सब हो गया, डेंगू भी हो गया, चिकनगुनिया भी हो गया। तो कई बार एडिस एजिप्टाई मच्छर अपने अंदर डेंगू और चिकनगुनिया दोनों लेके
घूमता है। और वो पर्सन सोचो उनकी क्या होती होगी। मैंने आपको बता रही थी ना, मेरे भाई उसको दोनों हुआ था, डेंगू एंड चिकनगुनिया। उसको एक ऐसा एडीज इजिप्टाई मच्छर काट दिया था जिसके काटने से उसको दोनों वायरस इंजेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो दोनों ही सिम्टम उसके पास थे। इसके लिए भी कोई वैक्सीन अभी तक हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसमें भी सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होगा, आपको जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होगा और कंजक्टिवाइटिस शुरू हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस आप जानते हैं, इन्फ्लेमेशन इन द कंजक्टिवा। लिम्फेडेनोपैथी होगी, मतलब आपके लिम्फ नोड जो होंगे सूज जाएंगे, उसमें दर्द होगा आपको। और कभी कभी हीमोरेज जैसे डेंगू में होता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। और फीवर बाइफेजिक मतलब रुक रुक के आता है, ठीक है। बाइफेजिक मतलब दिन में 2 बार आता है, पर डेंगू में कंटिन्यूस रहता है। चिकनगुनिया जो है ये फाउंड है इंडिया में, पर बहुत ज्यादा चिकनगुनिया देखने को नहीं मिलता और स्किन में कुछ इस तरीके के मैनिफेस्टेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसका भी क्या है, इसका भी इलाज यही है कि आपको मच्छरों से बचाना है, ले नहीं होने देना है, पानी को कलेक्ट मत होने दीजिए, उससे तो कितने कुछ डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया सब तो उसी में होते हैं, ठीक है। और अगर आपको दर्द है, इवन मैं डेंगू में बता रही हूँ कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको जॉइंट में पेन में रिलीफ मिलेगा इन द चिकनगुनिया। और इसमें आप ले सकते हैं एस्प्रिन अगर आपको चिकनगुनिया हुआ, क्योंकि हीमोरेज जनरली नहीं होता है इसमें, ओके। और यहाँ पर आपको भी बहुत सारा क्या लेना है बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारा पानी पीना है। ज़्यादा एडिकेट फ्लूइड मिलता है तो वायरल रेप्लिकेशन थोड़ा कम होता है, ये हमेशा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जॉइंट पेन होगा, फीवर होगा, मसल पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रैशेस होंगे आपको और हेडेक होगा। सेम डेंगू जैसा ही होगा इसमें, पर इसमें आपको हीमोरेज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द आपका चिकनगुनिया, ठीक है बच्चों। सो वी हैव डन ईच एंड एवरी वायरल डिजीज। एक बार रिवाइज करते हैं अपन लोग, स्टार्टिंग से क्या क्या देख लिया अपन ने। चलिए आ जाइए मेरे साथ, घबराइए मत, कम है, ठीक है, कम है, टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले हमने कॉमन कोल्ड किया, इट इज द आरएनए वायरस, ठीक है। सिम्टम आपने देखा, इन्फ्लुएंजा किया हमने, इट इज द आरएनए वायरस, ठीक है। फिर हमने स्मॉल पॉक्स किया, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ओके। उसके बाद हमने किया चिकन पॉक्स, इट इज ऑल्सो द डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। फिर हमने मीजल्स किया, ठीक है, आरएनए वायरस है। फिर हमने मम्प्स किया, ये भी आरएनए वायरस है। फिर हमने रेबीज किया, ये भी आरएनए वायरस है, ठीक है। पोलियोमाइलाइटिस किया, इट इज द डीएनए वायरस, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, चिकनगुनिया किया, आरएनए वायरस। हमने डेंगू किया, इट इज आरएनए वायरस, ठीक है। फिर हम लोगों ने हेपेटाइटिस किया, हेपेटाइटिस ए बी सी, आरएनए वायरस हेपेटाइटिस ए, डीएनए वायरस हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी इज द आरएनए वायरस, ठीक है। सो ये किया हम लोगों ने। वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक मच मोर इनफ वायरल डिजीजेस बच्चों। ये लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, और आपको देखना चाहिए। और कई बार मैंने रिवाइज करवा दिया है, तो इस लेक्चर को धीरे धीरे करके देखो। जिनको लगता है मैडम तो भागी जा रही, अरे मैडम नहीं भाग रही है, मैडम को स्लो करके देखो। मैडम तो बनी, मेरा नाम ही है शिप्रा, तेज चलने के लिए बनी हूं मैं, ठीक है। खैर इतना तेज तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, 12वीं क्लास के बच्चे हो, है। Many virus also cause a disease in human being. राइनो वायरस, इसमें कॉमन कोल्ड के बारे में बताया, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। इसमें कंजेक्शन हो जाता है आपके नेजल पैसेज में, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट होता है, हॉर्सनेस होती है, अजीब सी आवाज आती है खांसने के दौरान, हेडेक होता है, ठीक है। टायर्डनेस होती है, 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, स्नीज और कफिंग से पेशेंट के फैल सकता है। फोमाइड बॉर्न भी इन्फेक्शन हो, फोमाइड बॉर्न भी हो सकता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कुछ भी सामान इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर भी आ सकता है। सो बच्चों, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द वायरल डिजीजेस, ठीक है। Even we have completed each and every disease of the virus. I hope you learned and enjoyed this session. ये जरूरी नहीं है कि वायरस जो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है वो आ नहीं सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर कहीं भी डेंगू लिखा होगा तो उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, और इससे सवाल आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है, और फिर मुझे मत बोलिएगा शिप्रा मैम आपने पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाती वही हूँ जो आने वाला है। सो दिस इज इट। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको ऐसे धुआंधार शानदार जबरदस्त लेक्चर चाहिए, विजिट द वेबसाइट। आपको वेबसाइट में मेरे फोटो पे जाना है, अरेंज मैनर पे लेक्चर देखने हैं और एंजॉय करना है। एंजॉय करिए बायोलॉजी, क्योंकि सब्जेक्ट ही एंजॉय करने वाला है। कुछ ना समझ में आए पूछिए, पूछते रहिए जब तक डाउट सॉल्व ना हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।